हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों। कैसे आप सभी साथी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ऐसे सभी साथी जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपसे हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं या हिंदी उसमें आती है और आपको हिंदी परेशान करे या आपसे रिवाइज नहीं हो पा रहा है, तो उन सभी के लिए ये क्लासेस होने वाले रामबाण। ऐसे मेरे सभी साथी जो एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए, यूपी के किसी एग्जाम के लिए, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर या फिर यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी से हिंदी के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और हम, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, हमारा ये 30 डेज सीरीज चलने वाले 30 दिन तक आपको हर एक चैप्टर का रिवीजन करवाया जाएगा। और ये रिवीजन भी कुछ इस तरह से होगा कि पहले पूरा चैप्टर हम आसानी से पढ़ेंगे, उसमें हर चीज़ को समझेंगे, उसके एक खास नोट्स बनाएंगे और उसके बाद में उसी चैप्टर से रिलेटेड 50 एमसीक्यू टाइप्स प्रश्नों को हम हल करेंगे। ये 50 प्रश्न ऐसे होंगे जो उस चैप्टर से पिछली परीक्षाओं में आए हुए होंगे, पूछे गए होंगे या फिर अगली परीक्षाओं में आने की पूरी संभावनाएं हैं। और मेरी गारंटी है आपके लिए कि अगर आप ये 30 क्लासेस मेरे साथ रेगुलरली 30 दिन तक कर लेते हैं तो निश्चित ही हिंदी में फिर आप फेल नहीं हो पाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए जा रहे हों। तो साथियों, हिंदी में हम चैप्टर वाइज अपनी ये रिवीजन सीरीज शुरू करने वाले हैं और आज का हमारा पहला चैप्टर है हिंदी भाषा का परिचय, क्योंकि हिंदी पढ़ने से पहले हमें हिंदी का परिचय पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, हिंदी भाषा का परिचय। और एक बात आपको यहाँ बताता चलूँ कि आपके जो भी साथी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनसे हिंदी का इशू है, तो उन सभी के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। और हो सकता है कि बीच बीच में आपको वॉइस में कुछ ज़्यादा नॉइज़ सुनाई दे, आसपास की आवाज़ें सुनाई दे, तो उन्हें इग्नोर कर देना। और आपसे एक गुजारिश ये रहेगी कि जो मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, एक नोटबुक ले लीजिए और उस सबको नोट करते जाइए। कोई भी ऐसी फालतू की चीज़ मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, नहीं बताने वाला हूँ जो आपको नोट करने के लायक ना हो। ये सभी टॉपिक्स, सभी वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपकी परीक्षा से रिलेटेड हैं और आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा हिंदी का, हिंदी भाषा का परिचय। तो देखिए, भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं। पहला, बोलियां, जो कि हम अपने घरों में बोलते हैं। जैसे जैसे हमारा क्षेत्र बदलता है वैसे वैसे ये बोलियां भी बदलती चली जाती हैं। जैसे अगर आप गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आपने देखा होगा वहीं पर बोलियां कितनी तरह से बदल जाती हैं। कोई हरियाणवी बोल रहा है, कोई खड़ी बोली बोल रहा है, कोई ब्रज भाषा में बोल रहा है, तो ये होती हैं बोलियाँ। ठीक है। सामान्यतः घरों में बोली जाने वाली जो भाषा यूज करते हैं तो वो होती है बोलियाँ। और एक पॉइंट नोट कर लेना कि भारत में लगभग 436 बोलियां बोली जाती हैं। कितनी? भारत में लगभग 436 बोलियां बोली जाती हैं। और भाषा के दूसरा प्रकार है परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा होती है किसी भी बोली जो हम घरों में बोलते हैं तो उसका व्याकरणिक रूप जो होता है वही होता है परिनिष्ठित भाषा। अब व्याकरणिक रूप से आप क्या समझते हैं? मतलब उसका शुद्ध रूप। जैसे हम अपने घरों में कोई भी चीज़ बोलते हैं तो वो हमारी भाषा है। जैसे कहाँ जा रिया है, कहाँ से आ रिया है, लेकिन अगर से व्याकरण में शुद्ध लिखेंगे तो कहाँ जा रहे हो, तो ये होती है हमारी परिनिष्ठित भाषा। ठीक है। और तीसरा हमारा भाषा का जो मुख्यतः रूप है वो है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा से आप समझ ही गए होंगे, किसी भी देश के कामकाज की जो भाषा होती है जो उस देश ने अपनाई हुई हो वो होती है वहाँ की राष्ट्रभाषा। तो भाषा के मुख्यतः ये 3 रूप आप समझ गए होंगे। पहला बोलियाँ, दूसरी परिनिष्ठित भाषा और तीसरा राष्ट्रभाषा। ठीक है। अब क्योंकि हम हिंदी भाषा का परिचय पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं होती हैं। कितनी? 5 उपभाषाएं हिंदी भाषा की होती हैं। और ये 5 उपभाषाएं आपको मेरे साथ साथ नोट करनी है जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ। इनमें पहली होने वाली है आपकी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी ये शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित भाषा है। पश्चिमी हिंदी शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हिंदी भाषा है जिसके अंतर्गत आपकी हरियाणवी, खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रज भाषा, बुंदेली आदि भाषाएं आती हैं। तो पश्चिमी हिंदी के रूप में आप क्या लिखेंगे? हरियाणवी, खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रज भाषा और बुंदेली, ये भाषाएं आपकी पश्चिमी हिंदी में आती हैं। दूसरी हमारी होती है पूर्वी हिंदी। और हिंदी के इस रूप में, पूर्वी हिंदी में, ये हमारी आती है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित होती है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है पूर्वी हिंदी और इसके अंतर्गत आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि भाषाएं आ जाती हैं। इसके बाद में तीसरी हमारी होती है बिहारी हिंदी, जिसको हम बिहारी भाषा कहते हैं, लेकिन क्या है वो हिंदी का ही एक रूप है बिहारी हिंदी, जो कि पूर्ण मगधी अपभ्रंश से ये विकसित है। और इसमें आपकी भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि ये बोलियां, ये भाषाएं जो हैं वो आ जाती है।
चौथी हमारी होती है राजस्थानी हिंदी, जो राजस्थान में बोली जाती है और ये भारतीय आर्यों की भाषा है। ठीक है, जो राजस्थानी हिंदी है वो भारतीय आर्य भाषाओं से विकसित है और ये राजस्थान में या उसके आसपास बोली जाती है। और पांचवी हमारी हो जाती है, सबसे लास्ट वो हो जाती है पहाड़ी हिंदी, जो पहाड़ी क्षेत्र में आपने देखी होगी। पहाड़ी हिंदी जो है वो खस अपभ्रंश से विकसित है और इसमें आपकी जौनसारी, सिरमौरी, कुमायूनी, गढ़वाली आदि ये सारी भाषाएं पहाड़ी हिंदी में आ जाती हैं। तो ये पांचों हिंदी की उपभाषाएं हैं, इन्हें आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में चलते हैं हम अपनी सांस्कृतिक भाषाओं की तरफ। हिंदी भाषा में ही सांस्कृतिक भाषाएं, वर्तमान में 6 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें सांस्कृतिक भाषा का दर्जा भारत सरकार के द्वारा मिला हुआ है, जिसमें पहली है तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और आपकी उड़िया 2014 में इसे भी सांस्कृतिक भाषा का दर्जा मिला था। तो इसी के साथ अब देख लेते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम, हिंदी भाषा किस क्रम में विकसित हुई है। तो सबसे पहले आपकी आती है भाषा में संस्कृत, उससे विकसित होती है पाली, उससे विकसित होती है प्राकृत और उससे आती है अपभ्रंश और उससे अवहट्ट और सबसे लास्ट में हमारी आती है हिंदी भाषा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हिंदी भाषा है वो हमारी संस्कृत से ही उत्पन्न या विकसित हुई है। तो हिंदी भाषा का ये क्रम आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। भाषा के 3 प्रकार हैं, ठीक है, ये बात आप नोट कर लें। भाषा के 3 प्रकार हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। मौखिक आप किसी को बोल करके अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, तो ये भी एक भाषा का प्रकार है। दूसरा लिखित, हम कुछ भी लिख करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो ये होता है भाषा का दूसरा प्रकार। जैसे हिंदी है उसको लिखा जाता है और लिखाई के साथ साथ हर भाषा की एक लिपि होती है, जैसे हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और तीसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, सांकेतिक भाषा, जैसे हम किसी संकेत के माध्यम से किसी को कुछ समझा दें। रोड पे आपने देखा होगा तो हर जगह एक संकेत लगे होते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल पंप इतनी दूरी पर है, आगे से दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, रुकना है, आगे स्कूल है, बच्चे उतर रहे हैं, इस तरह के संकेत लगे होंगे। या फिर आप किसी को इशारा करके बुलाते हैं, ऐसे करेंगे आओ, ऐसे करेंगे जाओ, तो ये क्या होते हैं, ये होती है सांकेतिक भाषाएं। तो ये भी आप नोट कर लेंगे। अब देखो भाषा परिवार, भाषा का भी एक परिवार होता है और इसमें बहुत ही बड़े विवाद होते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। भारत का जो भाषा परिवार है वो बहुरूपीय परिवार है। भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार, मतलब भारत की लगभग 78% जनता बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा को बोलती है। बहुरूपीय भाषा परिवार में काफ़ी सारी भाषाएं, काफ़ी सारी बोलियां आती हैं, जिसमें से 78% जनता, भारतीय जनता, बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा को बोलने में प्रयोग करती है। और दूसरा आपका आ जाता है इसी में द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार को भी लगभग मान के चलें कि 20 से 22% जनता द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा को बोलती है। और इसी द्रविड़ भाषा परिवार में आती हैं आपकी तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ जैसी भाषाएं, ये इसी द्रविड़ भाषा में आती हैं। और इस द्रविड़ भाषा की लिपि भी जो है आपकी वो ब्राह्मी लिपि है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि है, ये भी बात आप लिख लेंगे। और द्रविड़ भाषा परिवार की 4 भाषाएं 8वीं अनुसूची में दर्ज हैं। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है तो उसमें 4 भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार की दर्ज हैं। तो ये एक आपका पॉइंट ऑफ नो, ये आपके क्वेश्चंस, आपके पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि द्रविड़ भाषा की कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं, तो 4। इसके आगे भारत के 10 राज्यों की राजकीय भाषा हिंदी है। देखो, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की सिर्फ राजभाषा हिंदी है। और भारत के 10 ऐसे राज्य हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है, जिनका कामकाज हिंदी में होता है। और भारत के केवल 3 ऐसे राज्य हैं, केवल 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी राजभाषा क्या है, इंग्लिश है। इन 3 राज्यों का आप नाम लिख लेंगे। पहला है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मेघालय और तीसरा है नागालैंड। इन 3 राज्यों की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। संविधान में भाषाएं, अब थोड़ा सा संविधान की तरफ नज़र डाल लें, संविधान में हमारी जो भाषाएं वो कितनी है। तो मूल संविधान 1950 में जो बनकर के तैयार हुआ था उसमें 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाओं को रखा गया था। इसके बाद में कुछ और भाषाओं को जोड़ा गया संविधान संशोधन के द्वारा और वर्तमान में अब 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। यानी कि 8वीं अनुसूची में अब 22 भाषाएं हमारी दर्ज हैं। ये भाषाएं कब कब जोड़ी गई हैं? 14 तो स्टार्टिंग में थी, तो बाद में 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा कोंकणी,
मणिपुरी और नेपाली इन भाषाओं को जोड़ा गया। और 92वां 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन 4 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया। तो इस तरह से संविधान संशोधन के द्वारा कुल 22 भाषाएं अब 8वीं अनुसूची में दर्ज हैं। तो ये भी हम याद रखेंगे। आगे चलते हैं और आ जाते हैं अपने राजभाषा आयोग में, क्योंकि हम अपना हिंदी भाषा का परिचय पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ही ज़रूरी हैं पढ़नी, और आपके एग्ज़ाम में इन्हीं से क्वेश्चंस बनेंगे। राजभाषा आयोग, तो अब तक राजभाषा के 2 आयोग बने थे। पहला आपका बना था बाल गंगाधर खेर आयोग, जिसे हम बीजी खेर के नाम से भी जानते हैं। ये आयोग बना था 1955 में, तो लिख लेंगे बाल गंगाधर बीजी खेर आयोग 1955। और दूसरा बना था गोविंद वल्लभ जी.बी. पंत समिति 1957। तो ये दोनों आयोग आपके राजभाषा आयोग कहलाते हैं, और इनका कार्य यही था कि आप सिफारिशें दें कि हिंदी और अंग्रेजी या और अन्य भाषाओं के बीच जो विवाद चल रहा था उस समय पर, कि किसको हम राजभाषा लें और किसको हम राष्ट्रभाषा राजभाषा का दर्जा दें, किसको ना दें। तो ये दोनों आयोग उसी सिलेबस को लेकर के बनाए गए थे, उसी विवाद को लेकर के। तो इनकी कुछ रिपोर्टें आई थी और उसके आधार पर फिर राजभाषा हिंदी ही बनाई गई। इसके बाद राजभाषा के अधिनियम आए। तो पहला आया राजभाषा अधिनियम 1963 में। राजभाषा विधेयक जो है वो गृह मंत्री, उस समय के गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने पेश किया था। कोई भी अधिनियम जब बनता है पहले उसका विधेयक पेश किया जाता है, और जब वो सदन के द्वारा पारित हो जाता है तब वो अधिनियम बनता है। तो ये जो राजभाषा विधेयक है वो तत्कालिक गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने पेश किया था। इस अधिनियम में कुल 9 धाराएं थीं, ये बात भी ध्यान रखना, जिसमें प्रमुख है कि 26 जनवरी 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा होगी व अंग्रेजी भी संघ की सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाएगी। मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जो है संघ का कार्य किया जाएगा, लेकिन राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। ये इस अधिनियम में आया था। इसके बाद में इसी अधिनियम में संशोधन हुआ, राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967, जिसको हम याद रखते हैं। इंदिरा गांधी जी ने यह संशोधन करवाया था, ये बात भी ध्यान रखना। इसके अनुसार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर दिया जाएगा यदि ऐसे राज्य जिनमें राजभाषा हिंदी नहीं है वे सभी अपने विधानमंडलों के द्वारा ये संकल्प पारित करें कि अंग्रेजी को बंद कर दिया जाए। ऐसा संकल्प पारित करके दें और फिर उसके बाद में सदन में ये संकल्प पारित हो कि अंग्रेजी का प्रयोग बंद कर दिया जाए, तो उसी समय से अंग्रेजी का प्रयोग बंद कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अंग्रेजी का प्रयोग जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। ये इंदिरा गांधी जी सरकार ने किया था, लेकिन ये हो नहीं पाया था। ठीक है। इसके बाद में राजभाषा नियम बना, राजभाषा नियम 1976 के नाम से, और इसमें समय समय पर संशोधन भी होता रहा। जैसे पहला ही संशोधन 1987 में हुआ, फिर 2007 में और फिर 2011 में। ये बात भी हम लिख लेंगे। इस राजभाषा नियम में भारत के क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया। कितने? 3 भागों में बांटा गया है। राजभाषा हिंदी होगी, सह राजभाषा अंग्रेजी होगी, और प्रादेशिक यानी कि प्रदेश स्तर पर कार्यों के लिए तो जो प्रदेश की भाषा है वो भी इसमें शामिल कर ली गई है। तो प्रदेश अपनी भाषा के अनुसार भी अपना काम कर सकते हैं नियम बनाने में। वर्तमान में इन्हीं नियमों के अनुरूप सरकारी कार्यों को किया जाता है। ये बात भी आप लिख लेना। किन नियमों को? राजभाषा नियम 1976 जो बनाया गया था उन्हीं के अनुरूप वर्तमान में भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। राजभाषा के विकास के लिए संस्था भी एक बनाई गई है। राजभाषा क्या है? हिंदी। तो हिंदी के विकास के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए एक संस्था बनाई गई है। उस संस्था का नाम लिख लेंगे केंद्रीय हिंदी समिति। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। केंद्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली में मुख्यालय। 1967 में इसको बनाया गया था, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब हम एक नज़र में देख लेते हैं भारत भाषा से जुड़े संवैधानिक अनुच्छेद। संविधान में भाषा को कहाँ कहाँ पर जगह दी गई है। तो अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी होगी। ये बात ध्यान रखें। संविधान का अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की यानी कि केंद्र की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी, और इसे 14 सितंबर 1949 को घोषित कर दिया गया था। ठीक है। दूसरा है अनुच्छेद 345, राज्यों को अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार होगा। ठीक है। राज्य अपनी राजभाषा चुन सकते हैं। कौन से अनुच्छेद में? 345 में। तीसरा है अनुच्छेद 120, संसद का कार्य हिंदी या फिर अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन अगर कोई लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा सभापति अनुमति प्रदान करे तो कोई भी सदस्य अपनी भाषा में सदन को संबोधित कर सकता है। ये अनुच्छेद 120 में है। और अनुच्छेद 210
जो अनुच्छेद 120 सदन के लिए, संसद के लिए है, वही अनुच्छेद 210 राज्यों में राज्यों के विधानमंडल के लिए है। वहाँ पर अगर किसी भी सदस्य को अपनी बात अपनी भाषा में रखनी है तो वो जो है विधानमंडल अध्यक्ष से, सभापति से परमिशन ले सकते हैं और उसके बाद में अपनी भाषा में अपना जो वक्तव्य है वो रख सकते हैं अनुच्छेद 210 के अनुसार। अनुच्छेद 346 कहता है कि राज्यों के बीच में कोई मामला हो या फिर राज्य और संघ के बीच में कोई मामला हो जिसमें पत्राचार करना हो तो उनकी भाषा क्या होगी। तो प्रथम दृष्टया तो इनकी भाषा जो है वो राजभाषा होगी, संघ द्वारा प्राधिकृत यानी कि हिंदी होगी, या फिर जो संघ और राज्य के बीच में जो भी भाषा का निर्णय होता है वो रख ली जाएगी, नहीं तो फिर हिंदी होगी। ये अनुच्छेद 346 कहता है। अनुच्छेद 348 भारतीय संविधान का ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा कौन सी होगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किस भाषा का यूज किया जाएगा। तो अनुच्छेद 348 बताता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा, जब तक कोई उपबंध नहीं होता है तब तक अंग्रेजी में दोनों ही कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। 8वां है अनुच्छेद 349, राजभाषा से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किया जाएगा। अगर राजभाषा से रिलेटेड कोई भी विधेयक पेश करना है तो राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी होगी और राष्ट्रपति ये अनुमति तब देंगे जब वो राजभाषा आयोग, राजभाषा समिति से परामर्श ले लेंगे। ठीक है, ये 349 में है। और एक अनुच्छेद जो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है, अनुच्छेद 351, जो कहता है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए संघ का कर्तव्य निर्धारित करता है। अनुच्छेद 351 के अनुसार केंद्र सरकार जो है वो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करेगी, ये उनका कर्तव्य है। तो आज की हमारी जो पहली क्लास थी हिंदी भाषा का परिचय वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और अब हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में अपने 50 क्वेश्चंस इस क्लास से जो आने वाले हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। अभी हमने भाषाई परिवार पढ़े थे तो उसमें हिंदी हमारी भारोपीय परिवार की भाषा है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो ये हमारी हो जाएगी हिंदी। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। अभी हमने पढ़ा था हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है तेलुगु। तेलुगु खुद में एक अलग भाषा है। पांचवा क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो ये किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा या फिर काव्य भाषा। तो ब्रजभाषा जो है वो काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। छठा क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो सीधा सिंपल इसको हम रखेंगे अपनी राजभाषा में। सातवां क्वेश्चन है, ढूंढानी बोली है, तो ये हमारी हो जाती है पूर्वी राजस्थान की, जो पूर्वी राजस्थान का एरिया है वहाँ पर ये बोली बोली जाती है। आठवां क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, तो ये आपकी जानी जाती है पुरानी बांग्ला। जो बांग्ला पुरानी वाली भाषा है वो हमारी ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मराठी। बाकी सभी गुजराती, उड़िया, सिंधी ये सभी अलग लिपि में लिखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें एक दोहा यहाँ पर दिया गया है, एक मनई के दुई बेटवे रहीन ओह मां लहरा, अपने बाप से कहिस दादा धन मां जवन, हमर बकरा लागत होए तवन हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है, तो इसे पढ़ने के बाद में आपको खुद ही लग गया होगा कि ये थोड़ा सा भोजपुरी की तरफ जा रही है, तो इसीलिए हमारा आंसर है इसका भोजपुरी। 11वां है, निम्न में से कौन सी संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो सिर्फ एक है, वो है पाली। और ये सभी तो बोलियां हैं, ये सभी बाकी जो भी है वो बोलियां हैं, वो अपभ्रंश नहीं है। अपभ्रंश क्या है, पाली। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि से। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप सभी जानते हैं हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो क्या है, सी, खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। अभी हमने पहले पढ़ा था छत्तीसगढ़ी किस में थी, हमारी पूर्वी हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर ए 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी में आपकी बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा तीनों आती है, बघेली नहीं आती। बघेली आपकी आती है बिहारी में। तो क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका हो जाएगा बघेली। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, तो आप जानते हैं संविधान में अभी हमने पढ़ा 343 जो कि संघ की राजभाषा को बताता है, और 351 सबसे लास्ट जिसमें हिंदी के
प्रचार प्रसार के लिए केंद्र को निर्देशित किया गया। तो 343 से 351 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो अभी हमने पढ़ा था हिंदी के विकास के लिए निर्देश, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो हिंदी के अंतर्गत आप जानते हैं तेलुगु नहीं आती है, तेलुगु खुद में एक अलग से भाषा है। और साथियों आप ये सभी नोट्स अपने बनाकर रखें, इन क्वेश्चंस में से आपको आपके एग्जाम में जरूर एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए आप बहुत तेजी में हम ये रिवीजन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के रूप में। काव्य भाषा इसका ऑप्शन अभी हम देखेंगे, सबसे ऊपर होगा, यह है काव्य भाषा, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ठीक। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो सीधी सी बात है, यह हमारी राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस वर्ष मिला था? 1950 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, किस भारतीय राज्य ने सर्वप्रथम हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी अन्य भाषा भारत की आधिकारिक भाषाओं में से है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, अंग्रेजी। अभी हमने पीछे पढ़ के आए हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, तो ये की गई थी 1956 में, जब आपका राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा क्या है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर पश्चिमी हिंदी। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, देखो अभी हमने पीछे राजभाषा आयोग पढ़ा था, तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो भारोपीय में अभी हमने पढ़ा मराठी, मलयालम, गुजराती और हिंदी। तो हिंदी आपकी भारोपीय है, ठीक है, और मराठी आपकी भारोपीय है, गुजराती आपकी भारोपीय, लेकिन मलयालम जो है वो द्रविड़ परिवार की है, तो मलयालम इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भाषा का निर्माण होता है व्यक्त ध्वनियों से, ठीक है, व्यक्त जो ध्वनि हमसे निकलती है उसी से भाषा का निर्माण हो जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? वो है ध्वनि। पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है, पूर्वी हिंदी अभी पढ़ के आए किससे है? अर्धमागधी से, अर्धमागधी अपभ्रंश से। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो आप सभी जानते हैं हिंदी की 18 बोलियां हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है? देखो मेवाती, मारवाड़ी, बुंदेली, ये सब क्या है? ये सब बोलियां हैं। भाषा क्या है? पाली, पाली एक भाषा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 37, हिंदी दिवस किस तिथि को माना जाता है? आप सभी जानते हैं 14 सितंबर। किस देश में हिंदी बोली लिखी जाती है? तो हिंदी बोली लिखी जाती है मॉरिशस देश में। 39 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? तो हिंदी तो फारसी का है, हिंदू फारसी का, हिंदुस्तान फारसी का, संस्कृत इसका इज द राइट आंसर, संस्कृत फारसी का नहीं है। निम्नलिखित में से आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है? तो आधुनिक आर्य भाषा नहीं मानी जाएगी आपकी अपभ्रंश, 40 का जाएगा सी। 41 देखेंगे, अपभ्रंश भाषाओं से अपभ्रंश के परिनिष्ठता रूप का विकास भारत में किस स्थान पर हुआ? तो ये आपका हुआ मध्य भारत में, मध्य भारत में। प्राकृति का भेद नहीं है, तो वो है आपकी कोसली, शोरसेनी, अर्धमागधी, पैसाची, ये सभी प्राकृति का भेद है, कोसली इसमें प्राकृति का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 43, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? तो अभी हमने पीछे ही तो पढ़ा था, ये तो फारसी, बाकी सभी में नहीं, फारसी में। निम्नलिखित में से कौन बिहारी हिंदी की बोली नहीं है? तो बिहारी हिंदी की भोजपुरी, मैथिली, मगही हमने पढ़ा था, उसमें ये सभी हैं। बहोली नहीं है, बहोली हमारी आ जाती है पहाड़ी में। 45, देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? तो उर्दू की लिपि देवनागरी नहीं है, बाकी हिंदी, नेपाली, मराठी की लिपि देवनागरी है। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? तो हम पीछे पढ़ चुके हैं 10 राज्यों की, ऑप्शन नंबर बी। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया? तो आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर ए। भाषा का आरंभ होता है ध्वनि से, ये आप सभी जानते हैं। भाषा के अवयव हैं, भाषा के अवयव का मतलब है कि भाषा किस तरह से बनती है। सबसे पहले वर्ण आएगा, वर्ण को जोड़ जोड़ के शब्द बनेंगे, शब्द को जोड़ जोड़ के पद बनेगा, और पद से पूरा एक वाक्य बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 और हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो सबसे स्टार्टिंग में अपनी क्लास में हमने यही पढ़ा था, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपनी सभी साथियों में शेयर कर दें। और नेक्स्ट हमारा होने वाला है हिंदी भाषा का विकास, चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारी कल की अगली क्लास में होने वाला है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप 30 दिन तक मेरे साथ लगे रहते हैं तो हिंदी में आपको मास्टर बना दूंगा। जय हिंद।